हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना एग्जाम का तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में उनको है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, अगर आप वैसे विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम अगले साल है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके अपना तैयारी कर सकते हैं और एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। अगर आप पीछे वाले लेक्चर को ना देखें तो मेरा रिक्वेस्ट तो यही रहेगा कि आप सबसे पहले जाकर के इस चैनल के वीडियो सेक्शन में पीछे वाले लेक्चर को देखिए और तब यहाँ आइए, तब आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। क्योंकि आज जो है हमारा फिजिक्स का 11वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स में टोटल 10 लेक्चर को कवर कर लिया है और आज हमारा क्या लेक्चर है, 11वां लेक्चर है ना। तो अगर आप पीछे से 10 लेक्चर कवर नहीं करेंगे, एक पे एक इस लेक्चर को देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा समस्या तो होगा, है ना। क्योंकि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप कदम तय करके तब मंजिल तक जाना होगा। ऐसा नहीं एक बार कूद के चले गए, है कि नहीं बात। तो अगर आप कोई भी चीज को बीच में से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समस्या होगा। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आप 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन 10 लेक्चरों को पहले देखिए एक एक करके, है ना। उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और तब यहाँ पे आन के पढ़िए, आपको आनंद आएगा। भरोसा रखिए कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं तो आपके कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कंटेंट बेस्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। बस अगर आप यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाते हैं और उसको डेली बेसिस पे क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो भरोसा रखिए आपका एग्जाम में एक भी नंबर का सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का अपना हमारा जो लेक्चर डेडिकेट रहने वाला है वो रहने वाला है आवेश और द्रव्यमान में अंतर पे। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था आवेश के गुण पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो आज जो हमारा लेक्चर पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा, है ना, वो रहेगा किसको, आवेश और द्रव्यमान में अंतर को पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है आवेश और द्रव्यमान में। ठीक है, तो समझते हैं, मस्त समझेंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम जो आज समझने वाले हैं, आज हमारा जो लेक्चर पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा वो हम समझने वाले हैं आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर। आवेश एवं द्रव्यमान के बीच अंतर। ठीक है, तो आवेश और द्रव्यमान में जो अंतर है क्या है, समझते हैं चीजों को। पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। हम लिखते हैं कि आवेश एवं द्रव्यमान में, आवेश एवं द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या क्या है जी। एक तरफ आप लिखिएगा आवेश, आवेश जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवेश को चार्ज बोलते हैं। और एक तरफ आप लिखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान इसको इंग्लिश में बोला जाता है मास। ठीक है ना। और अब आप एक एक करके देखते चलिए, आपको चीजें समझ में भी आएगी, मेरा गारंटी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए चीजों को। ठीक है, अब समझिए। अब आवेश के बारे में अगर बात करें, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, पहला पॉइंट, तो आवेश अगर बात करें, आवेश, आवेश कैसी राशि है। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। द्रव्यमान भी तो पदार्थ का एक गुण ही है।
जो क्या कहता है, जो बताता है किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को। अगर मान लीजिए मेरे पास वस्तु है, कोई पदार्थ मार्कर है, तो इसमें कितना पदार्थ उपस्थित है वो कौन बताएगा, द्रव्यमान बताएगा। मतलब द्रव्यमान भी किसी वस्तु का एक गुण ही है, जो क्या बताता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को बताता है। और आवेश भी वस्तु का एक गुण ही है, जिसके द्वारा किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है या उसका अनुभव प्राप्त किया जाता है। तो पहला तो डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं ना। तो पहला अंतर में क्या लिखेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है या उसका अनुभव प्राप्त किया जाता है। या उसका अनुभव प्राप्त किया जाता है। पहला बात समझ में आ गया। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसकी सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है या उसका अनुभव प्राप्त किया जाता है। तो डिफिनेशन बताए पहले भी। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान भी किसी वस्तु का गुण है जो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को बताता है ना। द्रव्यमान द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है वस्तु का वह गुण है द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को बताता है। उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को बतलाता है। सही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट अगर बात करें आवेश में, सेकंड पॉइंट, पहला तो डिफिनेशन हो गया। सेकंड, आवेश जो होता है ना, आवेश व्युत्पन्न भौतिक राशि है, मूल नहीं है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मात्र 7 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस 7 है क्या, मूल भौतिक राशि। बाकी इसके अलावा जितने भी फिजिक्स में है वो सबके सब है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आवेश भी क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि तो है नहीं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्यों व्युत्पन्न भौतिक राशि है, हम बताएं। फिजिक्स में मूल भौतिक राशि मात्र 7 हैं। कितने हैं, 7। आप पढ़े होंगे क्लास 11 के फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है ना, कि व्युत्पन्न मूल भौतिक राशि मात्र 7 है। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 7 जो है ना मूल भौतिक राशि है। और उसके अलावा जितने भी फिजिक्स में है फिजिकल क्वांटिटी,
सब के सब व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो क्या इस सातों में कहीं आवेश आया क्या? नहीं आया। तो इन सातों के अलावा आवेश है, और इन सातों के अलावा जब आवेश है तो क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। लेकिन उन सातों में द्रव्यमान आया, आया नहीं आया? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, है ना? द्रव्यमान आया नहीं आया? तो द्रव्यमान क्या है? मूल भौतिक राशि है। तो इसमें क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट, कि यह एक क्या है? यह एक मूल भौतिक राशि है। कैसा है जी? मूल भौतिक राशि। तो यह एक मूल भौतिक राशि है। यह एक मूल भौतिक राशि है, ठीक है। अच्छा आगे, अगर आवेश में बात करें अपन तो आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। -4 कूलम भी हो सकता है, +5 कूलम भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। क्या द्रव्यमान के साथ ऐसा है क्या? द्रव्यमान पॉजिटिव निगेटिव होता है क्या? जैसे मान लीजिए आप किसी पे खड़ा हो गए, मान लीजिए वेट मापने वाला मशीन पे, है ना, जो द्रव्यमान मापने वाला मशीन पे, और आप बताइए कि मेरा वजन -40 किलो है। ये भाई कोई दुकान पे जाएंगे, चीनी लेने गए और बोलिएगा कि -2 kg चीनी दीजिए, मारेगा एक झापड़ खींच के है कि नहीं बात? तो क्या द्रव्यमान कभी निगेटिव में देखे क्या? नहीं, है ना? तो द्रव्यमान जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं बात? तो आवेश में हम क्या बता रहे हैं कि यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा, है ना? इसमें क्या लिखेंगे कि यह हमेशा केवल धनात्मक होता है। निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। यह हमेशा, है ना? अच्छा, आवेश के मापने की इकाई क्या होता है? इसे मापने की इकाई को क्या कहा जाएगा? आवेश के मापने की इकाई को कूलॉम, है ना? आवेश का जो यूनिट होता है क्या होता है? कूलॉम होता है। और इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, केजी, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये भी एक अंतर हो सकता है कि इसकी इकाई कूलॉम होती है। इसकी इकाई क्या होती है? कूलॉम। अब इसको भाई कूलॉम में तो ही तो मापते हैं। अच्छा, द्रव्यमान की इकाई क्या होगा भाई? द्रव्यमान को जो मापेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी बताइए, आप लोग खुद बताइए। इसकी इकाई इसकी इकाई क्या होगी? किलोग्राम। किलोग्राम होती है। किलोग्राम में ही तो मापते हैं इसको। एक मिनट, इसकी इकाई किलोग्राम, ब्रैकेट में केजी लिख दीजिएगा, होती है। अच्छा आगे आगे अगर बात करें 5वां पॉइंट, अगर आपके पास दो आवेशित वस्तु है, कोई भी दो आवेशित वस्तु, तो उन दोनों आवेशित वस्तु के, अगर मान लीजिए दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के नजदीक हैं, तो उन दोनों आवेशित वस्तु में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। दो आवेशित वस्तु है तो उनके बीच में हमेशा क्या हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है।
लेकिन अगर दो द्रव्यमान युक्त वस्तु हो ना, तो द्रव्यमान हो, तो द्रव्यमान के बीच हमेशा आकर्षण होता है। और कौन बल लगता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पे कौन बल लगता है? विद्युत बल। है कि नहीं बात? तो क्या बोलेंगे, जैसे हम बताए कि इसके बारे में, है ना, क्या बोल रहे हैं कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसे होगा? जैसे मान लीजिए प्लस Q1 चार्ज है और दूसरा प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होगा? इन दोनों के बीच क्या होगा बताइए? दोनों पॉजिटिव है, सेम नेचर का चार्ज है, और दोनों का नेचर सेम है, तो इस पर बल इधर रहेगा और इस पर बल इधर रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करने का प्रयास करेगा, रिपल्सन होगा। अच्छा, अगर एक माइनस का Q1 चार्ज हुआ और दूसरा भी क्या हुआ? माइनस का Q1 चार्ज हुआ, तो इन दोनों के बीच भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर यही प्लस Q1 रहे, एक पॉजिटिव और एक क्या रहे? निगेटिव, नेचर ऑपोजिट, इन दोनों में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बताया भी हम ऑलरेडी पहले भी। तो अगर सेम नेचर का चार्ज है, तो यहां पे दोनों के बीच हो रहा है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, है ना, रिपल्सन। और अगर ऑपोजिट नेचर के चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है आकर्षण। क्या हो रहा है? आकर्षण, एट्रैक्शन। तो दो आवेशों के बीच आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। आकर्षण कब होगा? जब दोनों का नेचर ऑपोजिट रहेगा, और प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों का नेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर दो मास है, तो दो द्रव्यमान के बीच हमेशा प्रतिकर्षण हो, सॉरी आकर्षण होगा। दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा क्या होगा? आकर्षण होगा। तो पांचवा पॉइंट में इसमें क्या लिखेंगे कि दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण होती है। दो द्रव्यमानों के बीच दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण होती है, आकर्षण होती है। दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा क्या होती है? आकर्षण होती है। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है मास m1 और इसे कुछ दूरी पर एक मास है m2, दो द्रव्यमान है। इन दोनों के बीच हमेशा क्या होगा? एट्रैक्शन, रिपल्सन का कोई चांसेस नहीं है। इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे जो बल लगता है, यहाँ पे जो बल लग रहा है, यहाँ पे जो बल लग रहा है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, यहाँ पे जो लगता है वो लगता है विद्युत बल। लेकिन यहाँ पे हो रहा है एट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमेशा क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, है ना, आकर्षण होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, एक पॉइंट और हो सकता है कि दो आवेशों के बीच जो, है ना, दो आवेशों के बीच कौन बल काम करता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? विद्युत बल कहलाता है, या फिर दो आवेशों के बीच विद्युत बल कार्य करता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर दो आवेश है, उन दोनों के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहा जाएगा? विद्युत बल। और दो द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे दो द्रव्यमान युक्त वस्तुएं के बीच हमेशा आकर्षण होगा, रिपल्सन का यहाँ कोई चांसेस नहीं है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, छठा पॉइंट, कि दो आवेशों के बीच
दो आवेशों के बीच विद्युत बल क्रियाशील रहता है। विद्युत बल, विद्युत बल क्रियाशील रहता है। क्रियाशील, क्रियाशील रहता है। ठीक है। अच्छा, दो द्रव्यमानों के बीच कौन क्रियाशील रहेगा जी? तो गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों के बीच कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो यहां पे छठा पॉइंट में लिखेंगे कि दो द्रव्यमानों के बीच दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। क्रियाशील रहता है। ठीक है। अच्छा, और कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। हमने कल बताया था कि अगर आपके पास अगर कोई ऐसा वस्तु है जिस पर चार्ज नहीं है तो उस पर द्रव्यमान पॉसिबल है। अगर कोई वस्तु के पास आवेश ना हो तो उस पर द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन अगर कोई वस्तु पर द्रव्यमान ही ना हो तो उस पर आवेश पॉसिबल नहीं है। बात बताए थे हम लास्ट लेक्चर में। नहीं देखे तो जाके देखिए, वहां पे इस चीज को पूरा क्लियर किए हैं हम। अगर किसी वस्तु के पास आवेश ना हो तो जरूरी नहीं कि उसके पास द्रव्यमान भी ना हो। द्रव्यमान हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके पास प्रोटॉन भी 4 गो और इलेक्ट्रॉन भी 4 गो, तो टोटल चार्ज इसका तो 0 हो गया। इसका टोटल चार्ज 0 हो गया, लेकिन जरूरी है क्या? ऐसा है क्या इसके पास द्रव्यमान नहीं है? है द्रव्यमान, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होगा, तो उसका उसी द्रव्यमान के साथ ही वस्तु भी तो होगा। अगर होगा नहीं होगा तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान ही नहीं है, द्रव्यमान ना होने का मतलब ना तो उसके पास प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है। अब भाई दोनों में से कुछ है ही नहीं है तो आवेश कहां से आएगा फिर? अगर किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तब उसके पास द्रव्यमान कंफर्म होगा, क्योंकि प्रोटॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना? -27 केजी। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़ोगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना? -31 केजी। पढ़े नहीं पढ़े? एक बात बताइए, तो अगर कोई वस्तु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके पास द्रव्यमान कंफर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है या नहीं है भाई, तो द्रव्यमान कहां से आएगा फिर? और द्रव्यमान नहीं आएगा तो चार्ज भी नहीं आना है। द्रव्यमान नहीं होने का मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज नहीं है उसके अंदर। है कि नहीं बात? तो हम वही समझा रहे हैं कि अगर कोई वस्तु अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज अगर 0 है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास द्रव्यमान भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है तो उसके पास चार्ज पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है। क्या बोल रहे हैं अपन? आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है। 7 नंबर पॉइंट में आवेश रहित वस्तु पर, आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है। आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है। ठीक है ना? आवेश रहित वस्तु पर द्रव्यमान संभव है ना। लेकिन इधर क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। द्रव्यमान रहित वस्तु पर द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। है ना? द्रव्यमान रहित वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। क्लियर है? अच्छा, और कुछ चीजें और बताइए। और भी है चीजें। आवेश में हमने एक बात बताया था, आप लोगों को याद होगा शायद आप लोगों को, कि अगर कोई वस्तु के पास मोशन में आ जाए, चाहे वस्तु रेस्ट में हो या फिर वस्तु मोशन में हो,
उसके आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है ना। चाहे वस्तु रेस्ट में रहे या वस्तु मोशन में रहे, उस पर के चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वस्तु मोशन में है तो उसके द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है चीजें? अगर कोई वस्तु गति में है या विराम में, उससे आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ हो मेरा भाई, हम उतना ही रहेंगे। लेकिन द्रव्यमान को फर्क पड़ता है इस बात से, ठीक है ना। तो ये बात हम लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। 8वां पॉइंट, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा या किसी वस्तु पर आवेश या किसी वस्तु का आवेश, लिखिए किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, कोई मतलब नहीं है वेग से आवेश को। लेकिन क्या बोल रहे हैं अपन? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज है? तो वेग पर देखिए, आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश को वेग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन द्रव्यमान को वेग से लेना देना है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करें हम, तो क्या बता रहे हैं अपन? देखिए यहां पे जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु रहे, अगर ये रेस्ट में है, कुछ में है, रेस्ट में है, और इसके पास चार्ज है प्लस का 4 कूलम, तो यही वस्तु, सेम वस्तु अगर मोशन में आ जाए, मान लीजिए वस्तु ए है, और यही सेम वस्तु अगर मोशन में आ जाए, कुछ में आ जाए, मोशन में, है ना, मोशन में आ जाए, तो ऐसा नहीं कि इस पर चार्ज बदल जाएगा, इस पर चार्ज वही रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? वही रहेगा। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कि जो चार्ज होता है वो रेस्ट के टाइम, वो जो चार्ज होता है मोशन के टाइम, वो दोनों आपस में इक्वल होता है। किसी वस्तु पर रेस्ट के टाइम जो चार्ज होगा और जो मोशन के टाइम जो चार्ज होगा, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर। चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है गति से, लेकिन द्रव्यमान को पड़ता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए ऐसा है, ये अगर रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में, इसका मान लीजिए रेस्ट में है, तो इसका मास है m नोट, क्या है? और यही वस्तु जब मान लीजिए मोशन में आ गया, कुछ में आ गया मोशन, और मोशन में आ गया, बहुत ज्यादा स्पीड से ही गमन कर रहा है, इसका बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, है ना। हल्का फुल्का स्पीड में नहीं करते अपन कंसिडर, लेकिन मान लीजिए ये वस्तु जो है ना मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया तो ये दोनों चार्ज जो है ना, दोनों मास सेम नहीं रहेगा। रेस्ट के टाइम जो मास है, वो मोशन के टाइम जो मास है, वो दोनों बराबर नहीं रहेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि मास एस एट रेस्ट, जो कोई भी वस्तु का मास रेस्ट के टाइम है और जो मोशन के टाइम होगा, मास एट मोशन, वो इक्वल नहीं होता है। बस कितना होता है जी? मोशन के टाइम जो मास होता है, कोई भी वस्तु का जो मोशन के टाइम जो मास m होता है, वो होता है कितना? m नोट अपॉन
एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात किए पूरा ढंग से। अगर नहीं देखे आप लोग तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा तो प्लीज आके देखिए, ठीक है ना। आपको ये पूरा फॉर्मूला का फंडा समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर वापस नहीं समझाएंगे इसको। तो जो एम का वैल्यू होता है वो क्या होता है, एम नोट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये चीज होता है। कोई भी वस्तु का जो मोशन के टाइम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, जहां अब यहाँ पे लिख लेते हैं कौन क्या है, हालांकि हम लिखे थे फिर भी एक बार लिख लेते हैं कि जहां जो एम है, एम है कुछ गति के समय द्रव्यमान, गति के समय द्रव्यमान है ना। एम नोट है विराम के समय द्रव्यमान, विराम के समय द्रव्यमान, ठीक है। भी क्या है, वेग, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। और सी क्या है, प्रकाश की चाल। सी क्या है, प्रकाश की चाल। और ये होता कितना है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये होता है द्रव्यमान। तो मतलब द्रव्यमान को वेग से फर्क पड़ता है कि भी कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, गति के टाइम जो द्रव्यमान होता है वो रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु का मोशन के टाइम जो द्रव्यमान होता है, जो मोशन के टाइम जो द्रव्यमान होता है वो रेस्ट मास से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है चीजें। तो आज हम लोगों ने इतना कवर किया किसके बारे में, आवेश और द्रव्यमान के बारे में। आवेश और द्रव्यमान में जो भी अंतर था, जो भी डिफरेंस था, हमने बात किया है ना। और इतना सफिशिएंट है, 8 पटाए 8 सफिशिएंट है जी। अब कितना है ना, कितना पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, है ना। जैसा भी लगा वो बताइएगा जरूर। आज के लेक्चर को यहीं रोकेंगे। हाँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा था, टॉपिक छोटा था, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। अगले लेक्चर में हम उठाएंगे विद्युत बल को, ठीक है ना। अब उस लेक्चर को देखिए, उस टॉपिक को शुरू करने का मतलब है कि उसमें लगभग 1 घंटे, है ना, 1 घंटे से कम नहीं लेंगे उस टॉपिक में। तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस लेक्चर को यही रोकेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पूरी तरह से डेडिकेट रहेगा वो रहेगा विद्युत बल पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, है ना। आप लोग इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, एक गलती करते हैं आप लोग, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे, है ना, तो लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस चैनल का सपोर्ट हो, मेरा मोटिवेशन बढ़े और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लेके आए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।